बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी जयंती मना रहे हैं और देखते देखते ये सिलसिला आज देश विदेश के छोटी से बड़ी जगहों तक हर जगह फैल चुका है। आप पिछले 3 दिन का सोशल मीडिया देखें तो हम सबके गांवों में बाबा साहब की जयंती मनाने की खबरों के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में अमेरिका, यूरोप और दुनिया की दूसरी जगहों पर बाबा साहब की जयंती मनाने की खबरें और फोटो लगातार तैर रही हैं, हमें उत्साहित कर रही हैं। पूरी दुनिया बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हो रही है, उससे प्रेरणा ले रही है और जब भी दुनिया में कहीं असमानता के खिलाफ संघर्ष की बात होती है तो जो नाम सबसे ऊपर सबसे पहले लिया जाता है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आदरणीय भंवर मेघवंशी जी आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आइए मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए। हम सब उनसे सीखते रहे हैं। मित्रों, बाबा साहब की जयंती मनाते वक्त हम कई दृष्टियों पर से इस मौके को समझ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे साथी संकोच करते हैं, इस तरह के आयोजनों के लिए व्यस्तता जाहिर कर देते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज से 100 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर हम सबको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 100 साल पहले जब हमारे पुरखों ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हम बराबरी के साथ बैठ पाएंगे, ये तो कल्पना बिल्कुल नहीं की थी कि हम सत्ता और प्रशासन के शीर्ष पदों पर होंगे। जब बराबर बैठने की कल्पना भी नहीं की, उन दिनों में बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे। और जो उनका नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसमें जो पहली शर्त है शिक्षित बनो, समाज को बदलने के लिए सबसे बुनियादी चीज, समानता लाने के लिए सबसे बुनियादी चीज शिक्षित बनो। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर न केवल नारा दे रहे थे बल्कि इसके लिए वो काम कर रहे थे। आप कल्पना करें कि 1927 में जब बाबा साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उस वक्त उन्होंने काउंसिल में बोलते हुए ये मुद्दा उठाया कि आज छात्र आंदोलनों में ये मुद्दा उठाया जाता है कि शिक्षा पर कितना खर्च होना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोलते हुए कहा कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक शिक्षा का, एक एक्साइज ड्यूटी का, पर दोनों एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं। शिक्षा का काम है समाज में समानता लाना, नैतिकताओं का निर्माण और एक बेहतरीन समाज बनाना। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, उसका काम है कि इसके लिए संसाधन मुहैया कराना, जिससे देश की सरकार चले, देश का बजट चले। लेकिन हो क्या रहा है कि हम उत्पाद शुल्क से जहां 2 रुपये 17 पैसे इकट्ठे करते हैं, हम शिक्षा पे केवल 14 आने खर्च करते हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा, बल्कि मैं उनका
कोट हूबहू आपके सामने उनका बोला हुआ वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे पास इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 2 विभाग है जो मेरे अनुसार एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे पास शिक्षा का विभाग है जिसका काम लोगों को नैतिकता सिखाना और उनको समाज में रहने लायक बनाना है, और दूसरी ओर हमारे पास उत्पाद शुल्क विभाग है जो मेरे विचार से एकदम विपरीत दिशा में काम कर रहा है। महोदय, मेरे विचार से मेरी मांग बड़ी नहीं है अगर मैं कहूं कि हम शिक्षा पर कम से कम उतनी राशि खर्च करें जितनी हम लोगों से उत्पाद शुल्क के रूप में लेते हैं। हम इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति 14 आना खर्च करते हैं, परंतु उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्ति 2 रुपये 17 पैसे होती है। मेरे विचार से यह न्यायोचित होगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च इस तरह तय किया जाए कि हम लोगों की शिक्षा पर उतना खर्च करें जितना उनसे लेते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं आज से 100 साल पहले। छात्र आंदोलन भी 3% 4% की बात करते हैं कि शिक्षा पर कितना खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो मैक्सिमम मांगते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी से जितना हमको मिलता है वो पूरा शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि वे इस बात को समझ रहे थे कि शिक्षा वो चीज है जिससे हम पूरे समाज को बदल सकते हैं, और जो उनकी मुहिम थी समानता के लिए, बराबरी के लिए, उस मुहिम को प्राप्त किया जा सकता है, उसमें सफल होया जा सकता है। बाबा साहब उस वक्त जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मेंबर थे उसी वक्त वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, केवल ये काफी नहीं है कि सभी समाजों के बच्चे स्कूल जाएं, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अंत तक शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि हमारे प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े देखकर पता चलता है कि हर 100 बच्चे में से केवल 18 बच्चे कक्षा 4 तक पहुंच पाते हैं। आप इसको अब 100 साल बाद इस तरह से पढ़िए कि कितने बच्चे ग्रेजुएशन कर पाते हैं, कितने बच्चे मास्टर्स कर पाते हैं, कितने बच्चे और कोई कोर्स कर पाते हैं, और बाकी बच्चों का क्या होता है। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को लेकर के भी स्पष्ट थे, शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं की इतनी आय ट्यूशन फीस से होती है जो विद्यार्थियों से वो ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा शिक्षा कोई बेचने की चीज नहीं है कि आप विद्यार्थियों से फीस लें और उसके बदले में उनको शिक्षा दें। ये एक स्टेट की जिम्मेदारी, एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी समाजों के सभी बच्चों को मुफ्त में बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य अगर अपनी इस जिम्मेदारी से भागता है तो हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि राज्य को उसकी जिम्मेदारी को याद दिलाते रहें, जिनको हमने चुनकर के भेजा है, जिन पर हमने भरोसा जताया है। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के बारे में बात करते हुए इससे आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि वंचित तबकों के लिए खास तौर पर सिर्फ शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा। आप सोचिए आज से 100 साल पहले ये बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंचित तबकों के विद्यार्थियों को कला वर्ग की शिक्षा प्राप्त करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उनको विज्ञान और तकनीक की शिक्षा हासिल करनी चाहिए। ये सवाल मैं सोचता हूं कि आज से 20-30 साल पहले जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब हमने भी, हमारे माँ पिता ने, हमारे परिवेश ने, वो इतने इसके प्रति अवेयर नहीं थे, इतने जागरूक नहीं थे जितना 100 साल पहले बाबा साहब कह रहे थे। वंचित तबकों के ज्यादातर विद्यार्थी, और ऐसे समाज विज्ञानों में अध्ययन मौजूद हैं कि ज्यादातर विद्यार्थी मानवीय के विषयों में या कला वर्ग के विषयों में चले जाते हैं, समाज विज्ञानों में चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा विकास की संभावना, प्रगति की संभावना वो विज्ञान और तकनीक के विषयों में, साइंस और टेक्नोलॉजी के विषयों में। उन्होंने सुझाया कि विद्यार्थियों को कौन से विषय लेने चाहिए,
किन विषयों की पढ़ाई करनी चाहिए, खासतौर पे हाशिए के सामाजिक लोगों को। इसके आगे उन्होंने कहा कि स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में भी फर्क नहीं होना चाहिए। आप याद कीजिए, ये बात वो उस वक्त कह रहे थे जब ये कहा जा रहा था। एक खास तबके के लोग कह रहे थे कि स्त्रियों को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, और जो उस तबके के लोग स्त्रियों को शिक्षित करने की बात भी कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि इतना गृह विज्ञान पढ़ा दो जिससे कि वो बच्चों का लालन पालन कर सकें। बाबा साहब हमेशा स्त्रियों के पक्ष में भी खड़े रहे, और आप सब जानते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, परिवार में और समाज में उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून मंत्री के पद तक से इस्तीफा दे दिया। आज हम बाबा साहब को क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि सभागार में बैठे हुए, और न केवल इस सभागार में बैठे हुए बल्कि जो भी बाबा साहब को लेकर कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़्यादातर SC ST के विद्यार्थी या कर्मचारी या और अध्यापक या कोई और जो वहाँ पे काम करते हैं वो हिस्सा लेते हैं। और एक ऐसा स्टीरियोटाइप छवि, ऐसी छवि बाबा साहब की बना दी गई, मान लो वो सिर्फ SC ST के बारे में उन्होंने काम किया हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमको सभी समाजों को, सभी लोगों को, जो अपने समाज के, जो दूसरे समाज के, सबको याद दिलाने की आवश्यकता है कि बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ SC ST के लिए नहीं था। बाबा साहब का संघर्ष एक लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज निर्माण का था, एक बेहतरीन राष्ट्र निर्माण का था। इस संदर्भ में उनको याद किया जाना चाहिए। उनकी भूमिका सिर्फ किसी SC ST के नेता की नहीं थी, वो देश के पहले कानून मंत्री थे और इससे पहले वो श्रम मंत्री रह चुके थे। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की। आज वो विश्वविद्यालय अपने इस विद्यार्थी को बहुत गर्व से याद करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगाई गई है और वहां पर बड़े सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के संदर्भ में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज जब हमारे समाजों के लोग शिक्षित हो गए हैं लेकिन उनके पास में बेहतरीन शिक्षा, रिसर्च के लिए, विदेश में पढ़ने जाने के लिए आर्थिक समस्याएं आती है। बाबा साहब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के तौर पर यह सवाल भी उठाया कि वंचित तबकों के विद्यार्थियों को अगर वो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, वो तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो उनको कम से कम 2 लाख रुपया वजीफा मिलना चाहिए। आप सोचिए कि उस वक्त वो इस बात को इमेजिन कर पा रहे थे कि हमारे समाज के बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो उनको सबसे बड़ी मुश्किल आएगी कि वो बाहर पढ़ने के लिए कैसे जाएं। वो फेलोशिप के महत्व को समझते थे, स्वयं फेलोशिप पर पढ़ने के लिए गए और उन्होंने बेहतरीन बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल की। लेकिन आप देखिए कि क्या संसद और विधानसभाओं में बैठे हमारे प्रतिनिधि इस सवाल को उठाते हैं? क्या हमारे बच्चे जो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, जो अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट या साइंस और टेक्नोलॉजी के दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या उनके पास पर्याप्त फेलोशिप है? मेरे ख्याल से नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सचेत करें कि वो हमारे लिए और अधिक फेलोशिप्स की मांग करें। आखिर में मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को हम इस दृष्टि से याद कर सकते हैं कि उन्होंने जिन सवालों को उठाया, उन सवालों में से कौन से सवाल हल हो चुके हैं, कौन सी चुनौतियां आज भी उसी रूप में जारी हैं और कौन से नए सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि 100 साल में काफी कुछ बदल गया है। मसलन अब अस्पृश्यता और मंदिर प्रवेश हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे ख्याल से अनटचेबिलिटी को काफी हद तक एबोलिस्ट कर दिया गया है। काफी हद तक अनटचेबिलिटी की समस्या अब एक मुख्य समस्या नहीं रही है। बाबा साहब के अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, बाद की पीढ़ियों ने संघर्ष किया और अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा मुद्दा आज नहीं रह गई। उसी तरह से
शुरू में बाबा साहब मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन बाद में खुद उनको महसूस हुआ कि मंदिर प्रवेश एक गैर जरूरी मुद्दा है, और उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन इसमें मरूंगा नहीं। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, उन्होंने रास्ता दिखाया कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर ये प्रवेश की बंदिशें ना हो, ये बाधाएं ना हो। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि अगर आप बाबा साहब को सच में उनका सम्मान करते हैं तो उनसे संवाद करने की कोशिश कीजिए। हमारी सबकी सीमा क्या है कि हमको पूजने की आदत लगी हुई है। क्योंकि हम पूजने वालों की प्रशंसा करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें भी कोई पूजने के लिए मिल जाए। मेरे ख्याल से बाबा साहब को पूजने की आवश्यकता नहीं है, उनसे संवाद करने की जरूरत है, उनसे दोस्ती करने की जरूरत है। और जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से संवाद करते हैं, तो उसमें असहमति की संभावनाएं भी रहती है। तो बाबा साहब के किन्हीं विचारों से आप अगर असहमत होना चाहें, क्योंकि वो 100 साल पुराने हो चुके हैं, उनमें कुछ नया जोड़ना चाहें, और कोई भी विचारधारा इसी तरह से आगे फलती फूलती है कि उसमें आने वाली पीढ़ियां कुछ ना कुछ जोड़ती जाती हैं। मान लीजिए धर्म के मुद्दों पर आप में से कुछ लोग असहमत हो, वो कुछ नया जोड़ सकते हैं। आप नास्तिकता का रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन रास्ता चुना। मैं 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। कुछ चुनौतियां हैं जो समान रूप से विद्यमान है आज भी। मसलन जो उन्होंने सबसे बड़ा मसला उठाया कि एक लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज बनाने का। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम एक सच्चे लोकतंत्र और सच्चे समतामूलक समाज की अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाए हैं। आज भी न जाने कितने पदानुक्रम है, न जाने कितनी हायरार्कीज है, कितनी ऊंच नीच है। लोकतंत्र ऐसे लगता है कि पार्टियों का खिलौना बन करके रह गया है। हमारे पास वोटिंग का राइट है, मतदान का अधिकार है, हमारे पास में हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वहां संसद और विधानसभा में वो हमारी बात नहीं कहते। ऐसे लगता है कि लोकतंत्र का एक मजाक सा बना दिया गया है। तो आज भी हमारे सामने ये चुनौती है, जो बाबा साहब के दौर में भी एक चुनौती थी, कि इस लोकतंत्र और समाज, समतामूलक समाज के सपने को कैसे पूरा करें। इसमें हम सबको मिलकर के सहयोग करना होगा और अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब के दौर में ये मुद्दा था, एक चुनौती थी कि दलितों और स्त्रियों और समाज के अन्य वंचित तबकों को उनके अधिकार दिलाए जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोगों को अभी अपने अधिकार नहीं मिल पाए हैं। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं है। अगर जागरूक हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। आप देखें कि जहां पर भी दलितों के ऊपर हमले होते हैं, वे तमाम वो जगहें हैं जहां पर दलितों ने पढ़ना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की, वहीं पर उनका दमन भी होता है। इसका मतलब हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष लगातार जारी रखना है। दूसरा समाज बौखलाता है तो बौखलाए, लेकिन हम उन संविधान सम्मत अपने अधिकारों के लिए मिलकर के संघर्ष करते रहेंगे। बाबा साहब हमेशा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, और बाद में रिजर्वेशन की बात आई पूना पैक्ट के बाद में, कि सभी तबकों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। मित्रों, ये भी एक चुनौती है कि सरकारी नौकरियों में एक सीमा तक इसकी कोशिश हुई है, लेकिन अब आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर सरकारी नौकरियों से ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर बन गया है। और प्राइवेट सेक्टर में हमारा रिप्रेजेंटेशन, वंचित तबकों का प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए अब हम सब की जिम्मेदारी है कि इस सवाल को उठाएं कि निजी क्षेत्र जो सरकार से सस्ती जमीनें लेता है, सरकार से फंडे लेता है, तरह तरह के फंड लेता है, उस निजी क्षेत्र में भी वंचितों का उचित प्रतिनिधित्व लागू हो। कुछ नई चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई है, उन पर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो लिख लिया, अब तो इसको पत्थर में वाला करेगा, मती गई। माइक इनके पास है, जरा माइक बंद कर दें। जो नई चुनौतियां हैं उनमें कुछ बाहरी चुनौतियां, कुछ आंतरिक चुनौतियां हैं। बाहरी चुनौतियां क्या है कि भेदभाव के रूप बदल गए हैं। अब उन भेदभाव के नए रूपों से अब हमको लड़ना है।
अब अस्पृश्यता नहीं है, आपके ऑफिस वाला आपसे अनटचेबिलिटी नहीं करेगा आपके साथ बराबर में बैठ के, बल्कि वो दावा करेगा कि देखो मैं इसके साथ बैठकर खाना खाता हूं, इसको अपने घर पर चाय पीने के लिए बुला लेता हूं। लेकिन अब खेल दूसरी जगह होने लग गया है, अब रोस्टर बदल दिए जाते हैं। आप देखें कि SC ST की सीटों के जो बैकलॉग थे, EWS रिजर्वेशन आते ही उनमें से बहुत सारी सीटें EWS में चली गई और सारे संस्थान अब उन सीटों को भरने, जिनकी 20 साल से कभी रुचि नहीं हुई कि सीट को भरा जाए, अब EWS रिजर्वेशन आते ही वो सब सीट भरने में लगे हुए हैं। भेदभाव के रूप बदल गए हैं। इन नए रूपों को हमको पहचानना होगा और इनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन मित्रों, कुछ आंतरिक समस्याएं भी हैं, उनसे भी हमको लड़ना है। आंतरिक समस्याएं क्या है कि हम बाहर से कितना भी करें कि हम SC हैं, हम ST हैं, हम बहुजन हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे भीतर भी पदानुक्रम है, हमारे भीतर भी ऊंच नीच है। बाबा साहब अपने जीवन में इससे लड़ते रहे, लेकिन ये उनके बाद में और एक बड़ी समस्या के रूप में एक समस्या बनकर के उभरी है कि हमारे बीच से कुछ लोग आगे पहुंच गए, कुछ लोग वहीं छूट गए और पीछे चले गए, और जो आगे चले गए हैं उनके अंदर एक तरफ ये श्रेष्ठता बोध आ गया है कि हम अपने समाज से बहुत आगे चले गए हैं तो उनसे दूरी रखते हैं। पे बैक टू सोसाइटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वापस जाकर के अपने गांव, अपने समाज, अपने समुदाय के बीच में काम करने से बचते हैं, खुद को श्रेष्ठ मानने लग गए। ये श्रेष्ठता बोध का अहंकार, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको हमको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये आत्मालोचन का, सेल्फ क्रिटिसिज्म का मसला है। दूसरी तरफ एक हीनता बोध भी है, कितने भी बड़े पद पे पहुंच गए, हीनता बोध है कि हम SC ST के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो हम चिन्हित कर लिए जाएंगे, दूसरी जातियों के लोग हमारे साथ बैठेंगे नहीं। अरे भाई, बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ SC ST के लिए नहीं है, फिर से कह रहा हूं, वो सबके हैं। इस देश के संविधान निर्माता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी जन्म के प्रोग्राम में आपको अगर भाग लेने में शर्म आती है तो आप सोचिए कि आप यहां पहुंचे कैसे, क्या आप पहुंच पाते हैं यहां पे? मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। मैं अपने अनुभव से जानता हूं, मैं गांव में पढ़ाई करता था, आज मैं JNU में पढ़ा और JNU में पढ़ाता हूं, विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। मैं समझता हूं कि इसका जितना श्रेय मेरे माँ बाप को है जो अब नहीं रहे, उतना ही बाबा साहब अंबेडकर को है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक ऐसे विश्वविद्यालय का जहां पे बेहतरीन पढ़ाई होती है और जहां पे शुरुआत की एक सामान्य एडमिशन से और बाद में जनरल की सीट में आए, बेहतरीन जगहों पर लिखने, बोलने, पढ़ने का अवसर मिला, पढ़ाने का अवसर मिला। हर जगह आपका रिजर्वेशन साथ नहीं देता। अभी थोड़ी देर बाद मेरी इटली में क्लास है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, उसमें मेरा मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होगा कि मैं पढ़ने के लिए किस श्रेणी से आया और कहां गया। एक अध्यापक के रूप में मेरा मूल्यांकन होगा। JNU में जब मैं पढ़ाता हूं तो एक अध्यापक के रूप में मेरा मूल्यांकन होता है। मैं कहता हूं कि वंचित समाज के लोगों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपना काम इतनी ईमानदारी से करना चाहिए, ज्यादातर लोग करते भी है, कि कोई कभी हमारी मेरिट पे सवाल ना खड़ा कर सके। क्योंकि आप जब उनके बराबर काम करेंगे तब भी आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा, तो आपको उनसे ज्यादा काम करना है, आपको अपने क्षेत्र में बेहतर रहना है। मित्रों, इन नई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमको एक नए विजन की आवश्यकता है, और उस नए विजन की तलाश में और उसको पूरा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमारी मदद करते हैं। इससे हम एक दूसरे से सीखते हैं, आगे का रास्ता बनाते हैं और उस मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रमों को हम सामाजिक एकता का मंच बनाएं और समाज में समता लाने के लिए, इस लोकतंत्र के विकास के लिए इनका सदुपयोग करें और मिलजुल करके रहें, क्योंकि ये एकता आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे बीच के जो पदानुक्रम है, ऊंच नीच है, या हमारे बीच के आपस में वैमनस्य है, वो हमारे संगठन को भी कमज़ोर करते हैं और बाबा साहब के मिशन को भी अधूरा छोड़ते हैं। इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम मिलजुल करके रहें और
आपस में एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ें और बाबा साहब के उस मिशन को आगे लेकर के जाएं और एक समता मूलक और लोकतांत्रिक देश और समाज का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।